नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। मैं शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ मकड़ोली कला रोहतक से LLB 3 ईयर कोर्स की 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारे शिक्षकों द्वारा और हमारे डायरेक्टर सर द्वारा चलाया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ हमारे शिक्षक का, हमारे डायरेक्टर सर का, जिन्होंने लॉकडाउन के इतने स्ट्रेसफुल समय में भी एक अच्छी लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो भी इस पेज पर जुड़े हुए हैं लोग, उन्हें कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इस पेज से जुड़े हुए हैं, जो इसे देखते हैं, उन सभी के कंसेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो क्लियर हो रहे हैं। मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ हमारे डायरेक्टर सर का कि उन्होंने न सिर्फ लेक्चर के साथ साथ स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचा है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म सीरीज़ की शुरुआत की है। एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाली सीरीज़ है ये, स्टूडेंट्स के लिए समय का सदुपयोग है। लॉकडाउन के समय का अच्छा सदुपयोग किया गया है इस सीरीज़ के माध्यम से। और मैं धन्यवाद करती हूँ सर का कि इस लेक्चर सीरीज़ के द्वारा हम अपनी प्रेजेंटेशन देकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। हमारी इस हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जुड़ गए होंगे मेरे साथ इस पेज के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन का इतना तनाव भरा समय चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म का एक अच्छा फ़ायदा उठाएं। मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं या फिर जो इस बाहर के भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस पेज से जुड़ें, इस पेज को देखें और हमारे जिस कॉलेज के जो प्लेटफॉर्म है, इसमें अपनी प्रेजेंटेशन दें, अपने टॉपिक्स को क्लियर करें और इसको लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने आज के टॉपिक के साथ। मेरा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ हिंदू वाइफ। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ जो है, आपको पता है कि शादी के बाद एक पत्नी जो होती है वो अपने पति के ऊपर निर्भर करती है। फाइनेंशियली जो जितनी भी उसकी ज़रूरतें होती हैं वो पति पूरी करता है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये उसका एक मैट्रिमोनियल अधिकार है पति का कि वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो सारी पति द्वारा पूरी की जाएंगी। वैसे तो आज का आधुनिक समाज है जो पत्नी फाइनेंशियली रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी पति के ऊपर निर्भर हैं। फाइनेंशियली वो अपनी जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं कर पाती हैं, काफ़ी कमज़ोर स्थिति होती है उनकी। हर एक कंडीशन जो उसकी फाइनेंशियली होती है वो पति पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस आखिर होता क्या है। मैं जैसे टॉपिक है मेरा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ है, तो मेंटेनेंस होता क्या है। एक मेंटेनेंस जो है बेसिकली फाइनेंशियली जो सपोर्ट है पति के द्वारा, जो एक वाइफ जो है ग्रहण करती है हस्बैंड के द्वारा, जो वाइफ अपनी डेली जो ज़रूरतें हैं, जो खर्चे हैं, वो पूरा जो प्रतिदिन की उसकी जो ज़रूरतें हैं वो है मेंटेनेंस। तो उसमें उसके सारी जो चीज़ें हैं, डेली फाइनेंशियल जो ज़रूरतें हैं वो आ जाती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान या जो भी नेसेसरी जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जितनी भी ज़रूरतें वो सारी आ जाती हैं इसके अंतर्गत। तो जब हस्बैंड अपनी पत्नी को विभिन्न अवस्थाओं में छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। सामाजिक समस्या है ये। पत्नी जब पति से अलग रह रही तो कैसे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, अपने कैसे बच्चों को पाले, कैसे उनका पालन पोषण करे, उन अपनी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को कैसे दूर करे। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो उसे कानून के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है, उसे ये समस्या है जो वो पूरी कैसे उसको हटा सकती है। तो कानून ने उसे अधिकार दिया है। द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 18 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ का प्रावधान है। वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने पति को विभिन्न अवस्थाओं में। साथ ही साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है 125 सेक्शन है इसका, पर्टिकुलर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के लिए, तो उसमें वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है लीगली इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसको ये अधिकार है कि वो कैसे मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है, क्या क्या प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 125 में दिए गए हैं। तो
जो मेंटेनेंस है प्रोवाइड किया जाता है, जो कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है कि कैसे वो मेंटेनेंस क्या क्या उसकी मंथली फिक्स की जाती है मेंटेनेंस। हस्बैंड को ये ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि उसको मंथली डेट पे पर्टिकुलर अमाउंट जो है मेंटेनेंस के तौर पर अपनी पत्नी को देना है। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो मैं हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की अब बात करते हैं 1956 में, जिसमें ये बताया गया है सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो एक हिंदू वाइफ होती है वो एंटाइटल्ड होती है आजीवन, पूरे जीवन उसको अधिकार है अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का, अकॉर्डिंग टू द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18। तो कब तक वो प्राप्त कर सकती है? जब तक कि डाइवोर्स के बाद वह किसी अन्य से व्यक्ति से शादी ना कर ले। दूसरा, जब तक कि वह उसकी वाइफ है, यानी ये आजीवन ही है, जब तक उसका जीवन है वो उसकी वाइफ है, वह किसी कारणवश उससे अलग रह रही है। इसकी खास बात ये है एक्ट की कि डाइवोर्स के बिना भी वो उससे अलग रहते हुए मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है 1956 में बताया गया है कि बिना ही डाइवोर्स के वो अलग रहते हुए विभिन्न अवस्थाओं में अलग रह रही है कुछ कारणवश, तो उससे वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है अपने पति से। जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 18 में सब सेक्शन फर्स्ट में बताया गया है कि जब ये एक्ट लागू हुआ, इस एक्ट के लागू होने से पहले अगर किसी की लेडी की शादी हुई है या इस एक्ट के लागू होने के बाद किसी की शादी, दोनों ही अवस्थाओं में वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, अपने पति से क्लेम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक्ट के लागू होने से पहले उसकी शादी हुई तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो दोनों ही अवस्थाओं में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसी तरह सीआरपीसी के सेक्शन 125 में बताया गया है जो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में, यदि किसी व्यक्ति का पूरा उसका भरपूर साधन है उसके पास रिसोर्स, जितने भी सोर्सेज हैं उसके इनकम के इतने हैं कि वो आराम से अपना मेंटेनेंस पत्नी को दे सकता है, कोई पत्नी उससे अलग रह रही है तो अगर वो दे सकता है और फिर भी वह नेग्लेक्ट कर रहा है, उसे वो नहीं दे रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973 एक पत्नी जो है अपने अधिकार से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लीगली उसको ये प्रावधान दिया गया है। तो मंथली डेट पर मेंटेनेंस जो है उसकी पत्नी प्राप्त करेगी कोर्ट के ऑर्डर के बाद और उसका अमाउंट फिक्स होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सीआरपीसी सेक्शन 125 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ जब एक मजिस्ट्रेट के द्वारा फिक्स किया जाता है मंथली, तो डिसीजन दिया जाता है कि इतना अमाउंट उसका पर्टिकुलर फिक्स होगा। उस जो हस्बैंड है उसकी इनकम के हिसाब से मेंटेनेंस को फिक्स किया जाता है, लेकिन इस जो मेंटेनेंस जो फिक्स की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, इसमें अल्ट्रेशन भी की जा सकती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सीआरपीसी का, यदि मेंटेनेंस के फैसले के बाद हस्बैंड की कोई फाइनेंशियल कंडीशन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी डिसीजन के टाइम वो थोड़ा वीक होता है फाइनेंशियली, लेकिन बाद में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाती है, जैसे अगर उसकी कोई लॉटरी लग जाए या फिर उसका कोई अच्छी जॉब लग जाए, पहले वो किसी वैसी जॉब में था लेकिन बाद में अच्छी जॉब लग जाती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी मजबूत हो जाती है, तो जो डेली वो मेंटेनेंस दे रहा है अपनी पत्नी को, कोर्ट जो है उसे ऑर्डर दे सकती है, अल्ट्रेशन कर सकती है कि उसके अमाउंट को बढ़ाया जाए, उसमें इंक्रीमेंट कर सकती है अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें ये प्रावधान है सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के लिए। अब बात करते हैं कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में बताया गया है कि कंडीशंस क्या है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है, एक पत्नी कैसे ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वह उससे अलग रह रही है और मेंटेनेंस को प्राप्त कर रही है। तो डिफरेंट क्लोजेस दिए गए हैं, इसके लिए हम क्लोजेस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात आती है, क्योंकि मैंने बताया था कि डाइवोर्स के बिना भी वो उससे अलग रहते हुए मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, अपना गुजारा भत्ता ले सकती है, खर्चा ले सकती है। तो हम कारण इसके डिस्कस करेंगे, आखिर कारण क्या है, वो क्यों उससे अलग रह रही है। तो सबसे पहले आता है डिजर्शन, क्लोज की फॉर्म में डिफाइन किए गए हैं हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 में। तो सबसे पहला क्लोज आता है ए डिजर्शन। डिजर्शन मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना। एक पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है विभिन्न अवस्थाओं में बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजनेबल कोज के। रीजनेबल कोज मतलब कोई कारण ही नहीं है जिसको छोड़ने का, कोई पर्टिकुलर कोई इस तरह का कोई रीज़न ही नहीं है जिसको वो छोड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था में एक पत्नी क्लेम कर सकती है, डिजर्शन में रहते हुए भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, उससे अलग रहते हुए भी क्लेम कर सकती है। तो इस डिजर्शन के लिए 1955 का हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसमें स्टेटमेंट दी गई है, काफ़ी अच्छी बताया गया है इसको कि डिजर्शन इज़ अ विदड्रॉल नॉट फ्रॉम प्लेस बट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ थिंग, यानी कि यह एक प्लेस, यानी उसको
अपने एक स्थान से त्यागना नहीं है, बल्कि उसको उसकी स्थिति से त्याग करवाना है उसका, यानी उसकी स्थिति से ही त्याग दिया, उसको पत्नी का जो हक है वो ही उससे उसके पति ने उसे डिजर्ट कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में इस डिजर्शन की जो फॉर्म है उसमें वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्योंकि अलग रहते हुए उसकी जिससे वह अपनी आजीविका को पूरा नहीं कर पाती है, फाइनेंशियली जो है उसको काफ़ी वीक होना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 10 है और सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 की क्लोज बी में भी इसे पर्टिकुलर ग्राउंड माना गया है डिजर्शन को डाइवोर्स के लिए, क्योंकि डाइवोर्स का कारण डिजर्शन भी होता है। तो पत्नी जो है अगर पति उसे छोड़कर चला गया तो उसे डाइवोर्स ले सकती है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केरला हाई कोर्ट का केस है 1985 का, जिसमें राघवन वर्सेस सत्यभामा का इंपॉर्टेंट केस है ये, जिसमें ये बताया गया है, डिसीजन दिया गया है कोर्ट के द्वारा, अ वाइफ कैन गेट मेंटेनेंस विदाउट शोइंग एनी प्रूफ इन द केस ऑफ डिजर्शन बाय हस्बैंड। यानी हस्बैंड ने उसे बिना किसी कारण के त्याग दिया है तो उसे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है पत्नी को अपना मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये उसका लीगल राइट है, उसका अधिकार है कि वो अलग रहते हुए भी पति से मेंटेनेंस ले सके, क्योंकि ये पर्सनल ऑब्लिगेशन है एक हस्बैंड का, वो अपनी पत्नी की सारी फाइनेंशियल कंडीशंस को पूरा करे। तो इसके तहत ये उसका जिम्मा बनता है कि वो अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस देगा अपनी पत्नी को। नंबर बी पे आता है क्लोज क्रूअल्टी। क्रूअल्टी मतलब होता है निर्दयता। क्रूअल्टी जो है एक वेरिज फॉर्म है, वेरिड है, इसकी फॉर्म्स वेरिज हैं, इसको हम एक उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी अलग अलग वो है, विभिन्नताएं रूप इसके हैं एक तरह से। जैसे कि एक क्रूअल्टी को क्या कहा जाता है, जो मैरिज एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें इसके लिए पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दी गई है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इसको फिट नहीं किया जा सकता क्रूअल्टी को, यानी कि ये सबटल भी हो सकती है, ब्रूटल भी हो सकती है, ये मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। तो शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना यानी मारपीट करना या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, दोनों ही फॉर्म जो है क्रूअल्टी में आएंगी। आदमी जो अपना हस्बैंड है, जो इसमें करेक्टर लिया जाता है हस्बैंड किसी पर्टिकुलर केस में, तो वाइफ को इतना वो विवश कर देता है मेंटली रूप से कि वो पत्नी उसे छोड़ने के लिए विवश हो जाती है, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है मानसिक रूप से पति द्वारा कि पत्नी उससे फिर अलग रहना ही भला समझती है, उससे अलग रहने लग जाती है, और ऐसी फॉर्म में क्रूअल्टी इतना बढ़ जाती है कि वो अलग रहती है और ऐसी फॉर्म में वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, क्लेम कर सकती है। इसका इंपॉर्टेंट केस है रसल वर्सेस रसल। तो इस केस में बताया गया कि जो करेक्टर है यानी वाइफ है उसको इतना विवश कर दिया जाता है मानसिक रूप से कि वो अपने जीवन को खतरा हो जाता है उसको, या फिर हेल्थ पर खतरा हो जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से तो उसको खतरा होता ही है प्रताड़ना के समय। तो इसीलिए जो कोई भी रीजनेबल खतरा अगर वो ट्रीट करे पति, तो ऐसी अवस्था में पत्नी उससे अलग रहकर अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। फिर नंबर 3 पर आता है सी लेप्रोसी। विरुलेंट लेप्रोसी इसकी फॉर्म बताई गई है इस सेक्शन में। विरुलेंट लेप्रोसी क्या है, कुष्ठ रोग। अगर इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई कितने समय तक ये ठीक होगा, या और इस अवस्था में जो है पत्नी इस कुष्ठ रोग के उसमें पत्नी अपने पति से अलग रह सकती है और मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। फिर नंबर डी पे क्लोज आता है, अगर पहले से ही पति ने शादी कर रखी है और या फिर जब उसने शादी की उसके बाद कोई दूसरी शादी कर लेती है, तो ऐसी शादी कर लेता है, तो ऐसी अवस्था में जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है पत्नी। मोस्टली जो ये क्लॉज है 1955 जो एक्ट है मैरिज एक्ट, उसके लागू होने से पहले अप्लाई होता है, क्योंकि उस टाइम 2 शादियां हो जाती थी, लेकिन मैरिज एक्ट के आने के बाद सिर्फ एक ही शादी का प्रावधान है, मोनोगेमी का प्रावधान है। तो बात करते हैं अगले क्लॉज की। ई क्लॉज में आता है, अगर पति जिस घर पर वो पत्नी के साथ रह रहा है वहाँ पर किसी कंकुबाइन को ले आता है, वैश्य को ले आता है, या फिर उसके साथ वैश्य के साथ वो कहीं बाहर और कहीं रह रहा है, तो ऐसी अवस्था में पत्नी उसको छोड़ सकती है, अलग रह सकती है और उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अपना मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, गुजारा भत्ता ले सकती है। क्लॉज एफ में आता है, अगर पति ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, यानी अगर वो हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म में चला गया, यानी कि जो सेक्शन दिया गया है 1956 एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, उसमें अगर रिलीजन जो है चेंज कर लिया है पति ने अपना, तो पत्नी उस धर्म में नहीं जाना चाहती, तो ऐसी अवस्था में भी है क्या है, पत्नी उसको छोड़ सकती है और अपना अलग से रह सकती है और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। क्लॉज जी में आता है
कि कोई भी जस्टिफिएबल कोज है, जैसे जो भी मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, क्लोजेज जो बताए हैं, इसके अलावा अगर कोई और रीजनेबल कोज है, जस्टिफिएबल कोज है, इसको रेजिड्यू क्लोज भी बोला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पत्नी उससे अलग रह सकती है और अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये लाइक रीजनेबल कोज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1956 का भी है, सेक्शन 13 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब सेक्शन 1 में भी इसका जिक्र किया गया था उसमें। तो ये सारी जो कंडीशंस थी, कैसे कैसे द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है एक पत्नी जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है विभिन्न कंडीशंस में अलग रहते हुए पति से। अब बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जहाँ पर एक पत्नी अपनी मेंटेनेंस को लीगली कैसे क्लेम करेगी, लीगली कैसे वो पटिशन फाइल करेगी अपनी मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में बताया गया कि किस तरह एक अबंडेंड वाइफ हस्बैंड द्वारा अबंडेंड मेंटेनेंस क्लेम करेगी। धारा 125 में इसको पटिशन फाइल करने का प्रोसीजर है। जैसे एक सूट फाइल किया जाता है उसी तरह से इसकी पटिशन फाइल की जाएगी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। पटिशन ड्रॉ किया के लिए तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है इसका, जो फर्स्ट क्लास का होता है, और इसमें फर्स्ट क्लास में ही पटिशन इसकी दी जाती है, मेंटेनेंस फाइल की जाती है। सबसेक्शन 125 में बताया गया है। साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी में ही इंटरिम मेंटेनेंस का। इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस के प्राप्त होने से पहले, अब पटिशन फाइल की है और मेंटेनेंस प्राप्त जो अमाउंट फिक्स करना है, बीच की जो प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट की जो कार्यवाही है, उसमें जो खर्चा वहन होता है वो पत्नी को, उसको भी लीगल अधिकार है कि वो वह भी वहन कर सकती है, कि सारा मेंटेनेंस ले सकती है, तो वो उसको लीगल राइट दिया गया। तो इसे इंटरिम मेंटेनेंस बोला जाता है। जब पटिशन फाइल डाली जाती है मेंटेनेंस की, उसी के साथ जो है इंटरिम मेंटेनेंस की फाइल डाली जाती है। सब सेक्शन 1D में, सेक्शन जो सब सेक्शन है 125 का, उसके 1D क्लोज में बताया गया है इसके लिए। तो जो भी दोनों मेंटेनेंस के लिए जो क्लेम कर रही है पत्नी, तो पटिशन जो फाइल डाली है उसी के साथ साथ इंटरिम की डाली जाएगी। साथ जो 60 डेज के अंदर अंदर उसको ये इसके लिए अलाउंस है कि भी इसको इंटरिम मेंटेनेंस दी जाए। कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है, ये फिक्स किया जाता है। तो आगे बात करते हैं पॉइंट की, यदि उस एरिया में जहाँ पर वो पटिशन डाल रही है अगर कोई फैमिली कोर्ट है, तो ये जो केस होगा, ये जो फाइल होगा, फैमिली कोर्ट के अंदर ही होगा। हिंदू जो हम बात कर रहे थे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की, उसमें जो क्लेम करने की जो बताई गई थी स्थितियाँ, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो 1973 में बताया गया कि कैसे कैसे इसकी, तो इसका मेन पॉइंट है फैमिली कोर्ट में भी इसको पहले डाला जाएगा, फाइल होगी, जो भी लीगल एक्टिविटीज़ होंगी सारी, और फिर उसके बाद जहाँ जो हस्बैंड वाइफ है लास्ट टाइम, यानी अलग होने से पहले, सेपरेट होने से पहले लास्ट टाइम जहाँ वो इकट्ठा रह रहे थे, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर भी पटिशन डाल सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइफ में, एक वाइफ अपनी मेंटेनेंस के लिए। तो बात करते हैं कि अगर पति जो है, हस्बैंड है, मंथली जो मेंटेनेंस उसको अलाउ की, मतलब ऑर्डर दिया गया है पति को कि आपको इतनी मंथली मेंटेनेंस अपनी पत्नी को दे रही है, अगर वो नेग्लेक्ट कर रहा है, इस बात को रिफ्यूज़ कर रहा है, उसे अपनी पत्नी को अगर मेंटेनेंस उसको प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो एप्लीकेशन दे सकती है दोबारा से उसमें कोर्ट में। तो कोर्ट क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, जो हस्बैंड है, उसको और अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को फाइन लगेगा उस पर कि आपने विद कोर्ट के अकॉर्डिंग जो मंथली डेट दी गई थी उस पर आपने मेंटेनेंस नहीं दी है, और उससे मेंटेनेंस भी प्राप्त की जाएगी। तो ये सारी बातें थी कि 1956 का जो एक्ट था सेक्शन 18 में कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंडीशंस में कैसे कैसे प्रावधान है, कैसे कैसे स्थितियों में वो डाइवोर्स के बिना भी अलग रह मेंटेनेंस प्राप्त कर रही है, करेगी, उसको ये अधिकार है। आरपीसी का एक्ट है 125, उसमें कैसे लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है, पर्टिकुलर डे पर उसको एक मेंटेनेंस ऑर्डर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं कि अगर जो वाइफ ने क्लेम की है वो लॉयल नहीं, यानी कि है और हम कर सकती है, ऐसी कौन सी कंडीशंस जिसमें वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो अडल्ट्री में और से फिजिकल रिलेशन बना कंडीशन में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगी, उसको वो नहीं मिलेगी,
नहीं है उसे। दूसरा, अगर उसने शादी कर लिया किसी और से तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। अगर कि कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग वो अगर पैसे ले चुकी है, कस्टमरी लॉ में कोई रीति रिवाज था ऐसा कुछ, उसने अपने खर्चे पाने के लिए उसने पैसे पहले से ले रखे, उसको अच्छा काफ़ी अमाउंट दिया गया है उस रिवाज के अकॉर्डिंग, ये CRPC के 45 के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद जो है शादी के टाइम मेंटेनेंस का अमाउंट, तो बाद में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। या फिर कोई उसका सफिशिएंट कॉज नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने का, तो भी वो उसे मेंटेनेंस वो क्लेम नहीं कर सकती। अगर छोटा सा कोई रीज़न है वो अलग रहने का उसे और मेंटेनेंस मांग रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसे मेंटेनेंस प्राप्त नहीं होगी कानून के अकॉर्डिंग, सेक्शन 125 CRPC के अकॉर्डिंग। तो अगर रेडी या फिर खुद ही गए, जैसे अगर वो सेपरेट करी जुडिशियल, तो हम बात कर रहे थे कि अगर जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है उसका, और वो उस सेपरेशन के टाइम ये कह रही है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, और बाद में फिर वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो है मेंटेनेंस प्राप्त नहीं करेगी, क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट दे चुकी है अपनी पहले कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो ये CRPC के एक्ट जो सेक्शन दिया गया था 125 का, उसके अकॉर्डिंग था। तो लाइकवाइज सब सेक्शन 3 में भी दिया गया है। हम